हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दो टॉपिक कवर कराऊंगा, पेरियोडिसिटी और एटॉमिक साइज। तो पेरियोडिसिटी में मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, और टेबल एंड कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, कहते किसे हैं। तो जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है सेल, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रॉन माने बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को, और अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, तो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन से जितने फोर्स लगाते हैं आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो एक डिफिनेशन आपको दिख रहा है, नेट रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बाई द मल्टीपल इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल्स, ठीक है, उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो एक फार्मूला भी आपको दिख रहा है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस शील्डिंग इफेक्ट। अब हम शील्डिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं बात करें। तो आइए दोस्तों कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद फार्मूला आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो जैसे कि तीन रिजल्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर कोई भी nth सेल का इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट 0.35 होता है। अगर n-1 प्री पेनल्टीमेट सेल का कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए 0.85 होता है। अगर n-2 के लिए है तो कोई बाकी सब के लिए 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन सीरीज में स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या रिजल्ट होता है। तो इस जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया था कि n-1 nth सेल में 0.85 होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब इसमें हम रिजल्ट डायरेक्ट इसको देखेंगे कि सिग्मा यहाँ पे मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ट्रांजिशन सीरीज में। अब हम ग्रुप की ओर बढ़ेंगे, ग्रुप में देखेंगे क्या इफेक्ट होता है। तो ग्रुप में होता है सिग्मा बहुत लार्ज एक्सटेंट पे बढ़ता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप में बहुत लार्ज एक्सटेंट। और दोस्तों चलिए दो एग्जांपल सॉल्व करता हूँ कि आपको बताऊंगा कि कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn निकालना है। तो पहले इसके हम लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, आर्गन 3d10 4s2। फिर हम लोग इसका सेल्स लिख लेंगे, और सेल्स में हम आपको बता दिया हूँ कि n क्या 0.35 होता है, प्री पेनल्टीमेट में 0.85 लेते हैं, बाकी सारे में 1 लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सारे को आप लोग को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, उससे स्क्रीनिंग इफेक्ट निकल जाएगा। वैसे ही मैंने एक बॉक्स आपको दिखाया, बॉक्स में अगर NS इलेक्ट्रॉन ना हो के कोई भी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ND या NF इलेक्ट्रॉन का हो तो क्या करना है। तो आपको सिंपली ND या NF इलेक्ट्रॉन के जितने भी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सारे को 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जितने बचे लेफ्ट हैंड साइड वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना, तो उससे आपको निकल जाएगा। तो ये रहा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव के बारे में बताना चाहता हूँ। जेड इफेक्टिव का बिहेवियर नॉर्मल पीरियड में कैसा होता है, ट्रांजिशन सीरीज में इसका बिहेवियर कैसा होगा, और ग्रुप में कैसा होगा। तो पीरियड की बात करें तो पीरियड में आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है, जेड इफेक्टिव पीरियड में नॉर्मल पीरियड में 0.65 सिग्मा फैक्टर से इंक्रीज होगा। ट्रांजिशन सीरीज में जेड इफेक्टिव 0.15 से इंक्रीज होता है। आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट में आएंगे। रिजल्ट आपको याद करना है, जेड इफेक्टिव ट्रांजिशन सीरीज में डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में जेड इफेक्टिव का डुअल रोल है। अकॉर्डिंग टू स्लेटर बात करें तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर बात करें तो जेड इफेक्टिव यहाँ पर भी इंक्रीज करता है। अगर क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग टू स्लेटर करना है, कह रहा है, तभी मानना है जेड इफेक्टिव रिमेंस कांस्टेंट, नहीं तो नहीं मानना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फॉर सेम सेल या ऑर्बिट में ऑर्डर ऑफ शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर आपको याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है हमेशा। SPDF, एस और पी का सबसे ज़्यादा होता है, डी का पुअर होता है, एफ का नेग्लिजिबल होता है। इसका रीज़न भी मैंने आपको स्क्रीन पे लिख के दिया हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ होता कि ऐसा क्यों होता है। तो DNF और वाइटल जो है बहुत ही लार्ज एंड डिफ्यूज साइज होता है उनका। तो उस अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतना रिपल्सन या फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, इस कारण से उनका कम होता है। जबकि S एंड P छोटा होता है तो वो ज़्यादा प्रोवाइड कर पाते हैं, तो इस कारण से उनका ज़्यादा होता है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो वो टॉपिक खत्म हो गया, आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट आता है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज के बारे में मैं कुछ डिटेल्स बता देना चाहता हूँ। एटॉमिक साइज कहते किसको है। तो एटॉमिक साइज मतलब न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है उन दोनों की दूरी के बीच को एटॉमिक साइज कहते हैं। एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता नहीं रहता है, तो इनडायरेक्ट मेथड कुछ अप्रॉक्स मेथड यूज़ करते हैं एटॉमिक साइज कैलकुलेट करने के लिए, जो कि मैं आपको बताऊँगा। हाँ तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो पहला पी ब्लॉक अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं। SPDNF के लिए मेटालिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। नोबल गैस और कभी कभी पी ब्लॉक के लिए हम लोग वान डेर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, कोवेलेंट रेडियस अगर दो एटम के बीच में निकालना है तो दोनों की दूरी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो उससे निकल जाएगा।
तो उस दोनों की दूरी को हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। मेटालिक रेडियस भी सेम फार्मूला है। मेटालिक रेडियस अगर दो एटम की निकालना है, दोनों के डिस्टेंस को डिवाइड करके जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ऐसे आपको मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैं बता देना चाहता हूँ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करना, बस आपको जानना है कि क्या होता है, कैसे होता है। बाकी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें याद करना है। तो मेटालिक रेडियस के बाद अब आता है वंडरवाल रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो वंडरवाल रेडियस के लिए ये भी सेम फार्मूला है कि दोनों बीच के दोनों वंडरवाल रेडियस हालांकि बहुत ही दूर होता है, दूर दूर एटम होते हैं बहुत, तो उनको दोनों का डिस्टेंस जोड़ के आपको 2 से डिवाइड कर देना है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है पूरे रेडियस में। एक तो होता है कि आपको सेम एलिमेंट के लिए कौन कौन मतलब क्या ऑर्डर होता है। तो वंडरवाल रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद मेटालिक रेडियस होता है, फिर कोवेलेंट रेडियस होता है। ये आपको याद करना है दोस्तों, ये एग्जाम में आता है। वांडरवाल रेडियस अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस, अप्रॉक्स हम लेके चले तो 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस होता है। जैसे कि वांडरवाल रेडियस ऑफ क्लोरीन बात करें तो 1.8 एंगस्ट्रॉम होगा, तो उसका कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या होगा, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद करना। अब हम वेरिएशन है पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि एटॉमिक साइज और जेड इफेक्टिव का वेरिएशन नॉर्मल पीरियड में कैसा होता है। तो सेकंड पीरियड का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाए, सेकंड पीरियड में आपको दिख रहा है कि एटॉमिक साइज घटता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन अचानक नियॉन का ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक रिलेशन बात बताया था अभी कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वांडरवाल रेडियस जो होता है हमेशा सबसे ज़्यादा होता है मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस से। तो उस हिसाब से नोबल गैस जितने भी उनका एटॉमिक रेडियस सबसे लार्जेस्ट होगा ग्रुप में, पीरियड में, सॉरी। ठीक है, याद रखना आपको। और एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऑर्डर ऑफ साइज, अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम में तो क्या होगा। तो ये आपको याद कर लेना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2233 इसका निमोनिक है, और या एस बेरिलियम का मिनिमम होता है, मैक्सिमम सोडियम का होता है। अगर आपको केवल क्वेश्चन में वैंडरवाल रेडियस ही कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको सीधा कंसेप्ट लगाना है। आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि नोबल गैस है तो नोबल गैस का सबसे ज़्यादा होगा। डायरेक्ट कंसेप्ट लगाएं कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होता है, तो उस हिसाब से ये सॉल्व करेंगे हम। अब हम ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे कि इसमें क्या वेरिएशन होता है साइज का और एटॉमिक साइज का। ठीक है, तो स्कैंडियम से मैंगनीज की ओर देखें तो एटॉमिक साइज यहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज कम होगा क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग रहता है सिग्मा ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैंगनीज का होता है, इसलिए यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। फिर उसके बाद आयरन कोबाल्ट निकल का बराबर होता है, इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव सिग्मा के बराबर होता है, या क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, तो रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब कॉपर और जिंक आते आते तक जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग नहीं रहता है, सिग्मा डोमिनेट करने लगता है, क्योंकि पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिंक और कॉपर का होता है यहाँ पे। अब आपको दोस्तों यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आ रही है, ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ग्राफ कहना क्या चाह रहा है। अगर हम एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस पे लें और एटॉमिक साइज वाई एक्सिस पे, तो ये कहना चाह रहा है कि 5D और 4D सीरीज़ का जो एटॉमिक साइज वो लगभग बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, और 3D सीरीज़ का नहीं होता है। अब हम ग्रुप की और बात करें, ग्रुप में एटॉमिक साइज का क्या वेरिएशन होता है। तो नंबर ऑफ सेल्स, जैसा कि ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं, नीट में भी आया हुआ है। और ये क्वेश्चंस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि अगर लिथियम और सोडियम का डिफरेंस x है, पोटेशियम और रुबिडियम का डिफरेंस y है, सीजियम और फ्रेंशियम का डिफरेंस z है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो करेक्ट ऑर्डर आपको आंसर दिख रहा है, सबसे ज़्यादा x का होगा, y का होगा, फिर z का होगा। ऐसा क्यों होगा मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर डिफरेंस जो होता है साइज़ का वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, डिफरेंस अगर हम बात करें तो क्योंकि पोटेशियम और रुबिडियम डी ऑर्बिटल उसमें आ जाते हैं तो उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, और सीजियम फ्रेंशियम में डी के साथ साथ एफ ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, उसका डिफरेंस और ज़्यादा होगा। इस कारण से एक्स वाई जेड ये सीक्वेंस होगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर आते हैं। अब मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट साइज ऑर्डर बताऊंगा कौन कौन से याद रखना है। एक तो थर्ड ग्रुप का आपको याद रखना है, एक 12 ग्रुप का, और एक एल्युमिनियम का हमेशा ज़्यादा होता है और इक्वल टू होता है गैलियम से। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। तो थर्ड ग्रुप का क्या ऑर्डर होता है, थर्ड सीरीज़ का कम होगा, फोर्थ सीरीज़ का ज़्यादा होगा, 5D और 6D सीरीज़ का बराबर होता है, लेंथेनम और एक्टिनियम का बराबर होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मैं आपको बताऊंगा अभी। और 12 ग्रुप की बात करें तो जिंदगी का बड़ा होगी, ट्रिक है, निमोनिक है,
आपका ये ऊपर से नीचे वे इंक्रीज होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट है, एल्युमिनियम का साइज गैलियम से कम या इक्वल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका रीज़न है ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है, रीज़न भी आपको दिख रहा है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जेड इफेक्टिव इन गैलियम इज हायर देन एल्युमिनियम। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक के बारे में। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। जो बच्चे 12th में बोर्ड्स देंगे वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, नीट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बोर्ड्स में आपको कैसे लिखना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिफिनेशन के साथ, रिजल्ट के साथ, ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है। तो मैं आपको डिफिनेशन इसका क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट से राइट की ओर जाएँ तो रेगुलर डिक्रीमेंट इन एटॉमिक साइज देखने को मिलता है। तो उसी को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो होता क्यों है, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज में 4f ऑर्बिटल आ जाता है। 4f ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही निग्लिजिबल होता है, उसके कारण इसका साइज डिक्रीमेंट होता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट आपको याद रखना है 4d और 5d सीरीज़ का साइज जो होता है बराबर हो जाता है इसके कारण। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही प्रेजेंट करना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही मैं बताने वाला था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।